तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से वैदिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। हम इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के केस को हम समझ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर इनकम में चेंज होता है तो किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में चेंज आता है, जिसको कि हम इनकम इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों हम आपको समझाने वाले हैं इनकम इफेक्ट के बारे में, जिसको हम इनकम कंजम्पशन कर्व से दिखाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि द इनकम इफेक्ट मे बी डिफाइन एज द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ कंज्यूमर कॉजेज बाय चेंज इन इनकम। देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझा देता हूँ, आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम ये लेके चलेंगे, पूरे एग्जांपल में यही लेके चलेंगे। आप इसी को मान लीजिएगा। मान लीजिए कंज्यूमर की जो इनकम है वो 100 रुपये है और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 20 रुपीज़ है और प्राइस ऑफ वाई जो है वो 10 रुपीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो इस तरीके से बनेगी। मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। इस तरीके की बनेगी, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स गुड्स और यहाँ मैं लिख देता हूँ वाई गुड्स। तो कंज्यूमर जो है वो 5x बाय कर पाएगा और 10y। तो इस लाइन को हम मिला देंगे, इसको बजट लाइन या प्राइस लाइन भी कहते हैं। यहाँ पे अब कह रहा है कि द इनकम इफेक्ट मे बी डिफाइन एज द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑन कंज्यूमर कॉस्ड बाय चेंज इन इनकम इफ द प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन कांस्टेंट। यानी कि अगर मान लीजिए कि जो प्राइस ऑफ गुड्स है रिमेन कांस्टेंट रहता है, हम चलिए ये भी मान लेते हैं कि कंज्यूमर इस केस में 3x और 4y का यूज़ कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये वाला है, इंडिफरेंस कर्व IC1, हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो 3x और 4y का यूज़ कर रहा है। सिंपल तरीके से हमने मान लिया। अब मान लीजिए कि जो प्राइस ऑफ x है और प्राइस ऑफ y है वो सेम रहती है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इनकम में चेंज हो जाए, यानी कि इनकम मान लीजिए बढ़ जाए, इनकम जो है वो 100 रुपीज़ से बढ़कर मान लीजिए 140 रुपये हो जाती है, तो कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से डेफिनेटली जो लाइन है, बजट लाइन है, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। यानी कि अगर मैं लाइन कलर चेंज कर लूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये बजट लाइन जो है वो ऊपर की तरफ चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अब 7x बाय कर सकता है मैक्सिमम और साथ ही साथ 14y। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कंज्यूमर का एक लेवल यही 3 और 4 रहेगा या कंज्यूमर अपनी जो क्वांटिटी है वो चेंज करेगा? तो डेफिनेटली अपनी क्वांटिटी चेंज करेगा। तो इनकम में चेंज होने से कंज्यूमर की जो क्वांटिटी है जो वो खरीद रहा है उसमें जो चेंज आया उसी को इनकम इफेक्ट कहते हैं। यानी कि इनकम इफेक्ट क्या बताता है हमें कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो कंज्यूमर की इनकम चेंज होने से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बदल जाएगा और उसकी वजह से जो कंज्यूमर की डिमांड में चेंज आएगा उसी को हम इनकम इफेक्ट कहते हैं। अब हम दो केस मान के चल रहे हैं। सबसे पहला मान के चल रहा है कि ये नॉर्मल गुड्स का केस है, नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स का केस है। यानी कि इस स्थिति में कंज्यूमर क्या करेगा, एक ऊंचे लेवल पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो पहले से ज़्यादा x और पहले से ज़्यादा y का प्रयोग करेगा। यानी कि कंज्यूमर की अगर इनकम चेंज हो जाती है तो कंज्यूमर पहले से ज़्यादा x और पहले से ज़्यादा y का प्रयोग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट A से बढ़ के B हो गया। इसी तरीके से अगर हम ये मान लें कंज्यूमर की इनकम फर्दर चेंज होती है, फर्दर इंक्रीज होती है, मान लेते हैं, और उसकी वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इंक्रीज हो गया। इसको हम जोड़ दें, ABC तीनों को जोड़ दें इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को, तो जो लाइन बनेगी वो ICC बनेगी। यानी कि ICC जिसको बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम कंजम्पशन कर्व इज द लोकस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से होते हैं, जबकि प्राइस ऑफ बोथ गुड्स रिमेन सेम। यानी कि इफ द ओनली कंज्यूमर इनकम कंजम्पशन कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच शो द इफेक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन इनकम बीइंग
प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी रिमेन दी कांस्टेंट, यानी कि दोनों ही कमोडिटी का प्राइस अगर कांस्टेंट रहे और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट बदल जाए, तो आप देख पा रहे हैं कि इसको आईसीसी के नाम से जानते हैं, आईसीसी बोलेंगे इसको। तो ये बच्चों नॉर्मल गुड्स का केस हुआ। अब देखिए कई बार इसमें एंजल कर्व आपसे पूछा जाता है, मैं आपको एंजल कर्व भी बना के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। हालांकि मैं यही दिखा देता हूँ आपको एंजल कर्व बना के, देखिए इसमें ही बना देता हूँ मैं आपके लिए। देखिए एंजल कर्व क्या है, एंजल कर्व इनकम में और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशन को दिखाता है। यानी कि जब इनकम हम एक्स गुड्स ले रहे हैं, जब इनकम मान लीजिए 20 रुपए थी तो कंज्यूमर 3x का प्रयोग कर रहा था। जब इनकम बढ़कर 140 रुपए हो गई, सॉरी पहले कितनी थी, पहले 100 रुपए थी, और जब इनकम 140 रुपए हो गई तो कंज्यूमर का जो एक्स गुड्स की क्वांटिटी को वो बढ़ाएगा। अब मान लीजिए उसने क्या किया, एक्स गुड्स की 4x का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको इसी डायग्राम में बना के दिखा देता हूं एंजल कर्व कैसे बनाएंगे। देखिए कंज्यूमर 3x यूज कर रहा है, 3x यूज कर रहा है, जब उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपए है, और इसी केस में वो 4x यूज कर रहा है। 4x कब यूज कर रहा है, जब इनकम बढ़कर 140 रुपए हो जाती है। यानी कि इसको हम बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, और एक लाइन से इसको जोड़ देंगे तो इसी को बोलेंगे एंजल कर्व। ओके बच्चों, तो एंजल कर्व की जगह आप समझ लीजिए एंजल कर्व कैसे ड्रॉ होता है। मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर हम मान लीजिए इंफीरियर गुड्स का केस ले लेते हैं, मान लीजिए इंफीरियर गुड्स का केस ले लेते हैं। देखिए इंफीरियर गुड्स क्या होती है, इंफीरियर गुड्स वो होती हैं जिसमें इनकम बढ़ने से जो डिमांड है वो घटती है। यानी कि इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। तो देखिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहला केस हम लेके चल रहे हैं बच्चों, मान लीजिए एक्स गुड्स इंफीरियर है, एक्स गुड्स कैसी है, इंफीरियर है, घटिया है, और वाई गुड्स जो है वो नॉर्मल है। यानी कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से एक्स गुड्स की डिमांड में कमी आएगी जबकि वाई गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ये आप दिमाग में रखिएगा। अब मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, तो हम इसको क्या करते हैं, बजट लाइन से ही दिखा रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे बजट लाइन ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। ये मान लीजिए LM बोल देते हैं, इसको L1 M1 बोल देते हैं, इसको L2 M2 बोल देते हैं। अब मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इनिशियली इस लेवल पे था, मान लीजिए इस लेवल पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था ए पर, यानी कि कंज्यूमर जो है वो एक्स की इतनी गुड्स खरीद रहा है, X1। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करने से कंज्यूमर पहले से कम एक्स गुड्स बाय करेगा, ये आप दिमाग में रखिएगा। यानी कि अब जो डिमांड है वो X2 हो गई, पहले से कम हो गई। इसी तरीके से कंज्यूमर की इनकम अगर और बढ़ती है तो कंज्यूमर पहले से कम एक्स गुड्स बाय करेगा, X3। अगर हम इनको डायग्राम से जोड़ दें, जैसे इस तरीके का आईसीसी बनेगा अगर हम ABC तीनों को मिला दें। अगर एंजल कर्व भी हमें मान लीजिए दिखाना है, इसमें मान लीजिए एंजल कर्व भी दिखाना है कि गिफिन गुड्स के केस में एंजल कर्व कैसा होता है, तो देखिए आप क्या कीजिएगा भाई, आपकी जो डिमांड है वो X1 है और X2 है, दो ही दिखा दीजिएगा बहुत है। जब आपकी इनकम जो थी वो 100 रुपये थी, या मान लीजिए Y0 है, तो आप X1 बाय कर रहे हैं, A पॉइंट आ गया। इनकम बढ़ने से आप गुड्स की डिमांड आपने कम कर दी, तो इस केस में जो एक एंजल कर्व है वो इस तरीके का बनेगा। याद रखिएगा एक्स गुड्स कैसी है, इंफीरियर है। यानी कि ये पूरी तरीके से ये समझाने की कोशिश की गई है बच्चों कि अगर एक्स गुड्स इंफीरियर होगी तो किस तरीके का आईसीसी बनेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर हम ये मान के चलें कि वाई गुड्स इंफीरियर है, वाई गुड्स इंफीरियर है सॉरी, तब कैसा डायग्राम बनेगा। यहां पे वाई गुड्स लिख लेते हैं, यहां पर हम एक्स गुड्स लिख लेते हैं,
ये नॉर्मल हो गई हमारी। हम 3 इनकम ले लेते हैं, एक इनकम का लेवल ये वाला है, एक इनकम का लेवल ये वाला है, एक इनकम का लेवल ये वाला है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो पहले ही तो ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यानी कि कंज्यूमर वाई की इतनी गुड्स खरीद रहा है, वाई 0। अगर इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर जो है वो पहले से कम गुड्स खरीदेगा वाई की, और अगर और इनकम बढ़ती है तो वो वाई की पहले से कम गुड्स खरीदेगा। यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इनको जोड़ दें तो ये हमारा आईसीसी बनेगा। यानी कि ये ऐसा आईसीसी कब बनेगा, जब एक्स गुड्स इंफीरियर हो, और ऐसा आईसीसी कब बनेगा, जब वाई गुड्स इंफीरियर हो। अगर मैं तीनों डायग्राम एक साथ आपको बनाने की कोशिश करूं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए। अगर दोनों गुड्स नॉर्मल है तो बी इससे ऊपर आएगा, यानी कि इस केस में जो आईसीसी बनेगा वो ऐसा बनेगा। अगर मान लीजिए एक्स गुड्स इंफीरियर है तो सी यहां पे आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, यानी कि इस केस में एक्स गुड्स इंफीरियर है, यानी कि इस केस में बोथ गुड्स नॉर्मल, बोथ गुड्स आर नॉर्मल। और इस केस में बेटा क्या होगा कि इस तरीके से शेप ले लेगा ऐसा। ये कब होगा, जब x इज इंफीरियर, और यहां पे आ जाएगा अगर आपकी y इंफीरियर है तो ऐसा। इंफीरियर गुड्स। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इसके बारे में। देखिए सब बातें यहीं पे हमने जो लिखी हुई हैं वो यही सब लिखी हुई हैं। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है हमने। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का डायग्राम आप देख लीजिएगा, सेम डायग्राम बनेगा। यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए, अरे ये रहा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का डायग्राम, ठीक है। नेगेटिव इनकम इफेक्ट का डायग्राम हम आपको ये दिखा देते हैं बच्चों किस तरीके का बना है। सेम नेगेटिव इनकम इफेक्ट का डायग्राम है। अगर जीरो इनकम इफेक्ट होता है तो डायग्राम कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जीरो इनकम इफेक्ट का मतलब है कि ऐसी कोई गुड्स है जिसकी इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसी कोई गुड्स हम ले लेते हैं, देखिए, यानी कि इनकम बढ़ने का असर किसी भी तरीके से डिमांड पे नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आप इतनी एक्स गुड्स यूज कर रहे हो तो आप इतनी गुड्स यूज करते रहोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो सकता है, यानी कि इनकम के बढ़ने से एक्स गुड्स की डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल वाई गुड्स की डिमांड ही बढ़ेगी। यानी कि अगर इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने से एक्स की डिमांड पर, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है लेकिन आप उसको कंसीडर मत कीजिएगा। मेनली कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके का है तो इस तरीके का आईसीसी बनेगा। अगर गुड्स जो है वो किस तरीके की है बच्चों, वो अगर गुड्स जो है वो पूरी तरीके से न्यूट्रल गुड्स है, यानी कि उसकी डिमांड को कोई नहीं बढ़ाना चाहेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से इनकम कंजम्पशन कर्व, या आप कह सकते हो एंजल कर्व, या आप कह सकते हो इनकम इफेक्ट के बारे में जानकारी हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अब तक हमने इनकम इफेक्ट के बारे में समझा, अब हम इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है और अब मैं आपको डिटेल करा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए हमारी इनकम जो है वो 100 रुपये है, प्राइस ऑफ एक्स हम ले लेते हैं 20 और प्राइस ऑफ वाई ले लेते हैं 10। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्राइस रेशो है पी एक्स अपॉन पी वाई वो 2 है। अब मान लीजिए कि गुड्स के प्राइस में चेंज होता है, यानी कि जो प्राइस है एक्स का वो फॉल कर जाता है। मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स जो है वो फॉल कर जाता है, तो प्राइस ऑफ एक्स फॉल करने की वजह से गुड्स जो है, गुड्स एक्स जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती हो जाएगी गुड्स वाई के। यानी कि पहले पी एक्स अपॉन पी वाई 2 था, लेकिन अगर प्राइस ऑफ वाई भी 10 हो जाए और प्राइस ऑफ एक्स भी 10 हो जाए तो ये जो रेशियो है वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले गुड्स एक्स कंपैरेटिवली दुगनी महंगी थी वाई के मुकाबले,
लेकिन अब समान रूप के महंगी है y के मुकाबले। इसका मतलब गुड्स x पहले के मुकाबले कंपैरेटिवली सस्ती हो गई है, यानी कि गुड्स x जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती हो गई है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पता करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको पहले यहाँ पे बढ़ा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर टू द चेंज इन कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स एज अ रिजल्ट देयर रिलेटिव चेंज इन दी प्राइस, यानी कि प्राइस में जब रिलेटिव चेंज होता है, रिलेटिव चेंज का मतलब है कि हो सकता है दोनों गुड्स का प्राइस बढ़ जाए, लेकिन एक का प्राइस ज़्यादा बढ़े, एक का प्राइस कम बढ़े। इक्वल चेंज नहीं हो रहा प्राइस में, रिलेटिव चेंज हो रहा है। व्हेन द रियल इनकम रिमेन द सेम, if income remains same and price of commodity change in such a manner that one goods become comparatively cheaper and other obviously consumer will buy ये other than, ठीक है, यहाँ पे other than आएगा, obviously consumer will buy more commodity which become comparatively cheaper and he will substitute the relatively cheaper commodity and relatively dearer commodity, यानी कि जो महंगी गुड्स है वो छोड़ के सस्ती गुड्स खरीदेगा। द डिफरेंस, अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे पता करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पता करने के लिए हमें प्राइस में इस तरीके से चेंज करना है कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो पहले के बराबर बना रहे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। तो दो तरीके के मेथड हैं। सबसे पहले मैं आपको हिक्सन मेथड के बारे में बता रहा हूं। देखिए ये मान लीजिए, ये हिक्स मेथड की बात कर रहे हैं बच्चों। ये मान लीजिए इनिशियल बजट लाइन है, यानी कि 5 और 10, आप इसको LMB ले सकते हो। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्राइस ऑफ x है वो 20 रुपीज़ है, प्राइस ऑफ y जो है वो 10 रुपीज़ है, और इनकम जो है कंज्यूमर की वो 100 रुपीज़ है। अब मान लीजिए कि जो प्राइस है x का वो फॉल करता है, मान लीजिए प्राइस ऑफ x फॉल करता है, और कंज्यूमर मान लीजिए पहले इस कंडीशन में है, यानी कि वो 3x और 4y का यूज़ कर रहा है इस A पॉइंट पर। अब सपोज कीजिए कि कंज्यूमर की इनकम में फॉल होता है, सॉरी प्राइस में फॉल होने की वजह से कंज्यूमर जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लीजिए ये वाला हो जाता है, यानी कि इस केस में कंज्यूमर 7x और 3y का यूज करेगा। अब हमें ये पता करना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपको एक बार बता देता हूं कि गुड्स के प्राइस में कंपैरेटिवली इस तरीके से चेंज होता है कि एक गुड्स ना तो मतलब कंज्यूमर जो है वो उसी सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहेगा, लेकिन ज़रूर वो महंगे को छोड़ के सस्ते को खरीदेगा। ये बेसिकली याद रखना है। तो हिक्स के हिसाब से अगर कंज्यूमर की इनकम को 30 रुपये से कम कर दिया जाए तो कंज्यूमर पुरानी इंडिफरेंस कर पे वापस आ सकता है, यानी कि कंज्यूमर की इनकम को उतना ही घटा दिया जाए जितना कि प्राइस बढ़ने से, सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ मैं, प्राइस के गिरने से कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन में जितनी वृद्धि हुई है, जितना इंक्रीमेंट हुआ है, इनकम को उतना कम कर दिया जाए जिससे कंज्यूमर पुरानी कंडीशन में वापस आ जाए। यानी कि इसको उन्होंने कंपनसेशन वेरिएंस कहा, यानी कि इतनी इनकम घटा दी जाए 30 रुपीज़ से, लेकिन प्राइस अभी भी 7 है तो वो 7x बाय कर पाएगा और 7 ही ये कर पाएगा। यानी कि कंज्यूमर की इनकम में इतनी कमी की गई है कि कंज्यूमर जो है वो पुराने इंडिफरेंस कर पे वापस आ गया। तो ये B पॉइंट हो गया। इसका मतलब यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा जो है, अगर ये x0 से x1 जा रहा है तो इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहा गया है। आने वाले वक्त में हम इसको और डिटेल में करेंगे, यानी कि यहाँ से लेके A से लेके C तक का मूवमेंट हमारा कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो मूवमेंट हुआ है। तो बच्चों मैं दोबारा से समझा देता हूं, दोबारा से समझ लो, 3 बार समझ लो। बेसिकली याद रखना है कि कंज्यूमर की इनकम को इतना घटाया जाए, इसको C भी बोलते हैं, कंपनसेशन वेरिएंस, इतना घटाया जाए कि कंज्यूमर पुरानी इंडिफरेंस कर पे वापस आ जाए, लेकिन क्योंकि एक्स गुड्स पहले से कम सस्ती हो चुकी है इसलिए कंज्यूमर जो है वो एक्स गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा। ये तो बच्चों हिक्स का मेथड है। एक और मेथड है जिसको हम स्लेस्की मेथड कहते हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है हिक्स मेथड और स्लेस्की मेथड में, लेकिन जो तरीका है उसमें अंतर है। मान लीजिए ये हमारी कंज्यूमर की इनकम है, पुरानी की तरह हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिफरेंस कर्व इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है। पुरानी की तरह मान लेते हैं कि प्राइस में कमी हो गई है एक्स की, तो ये बागी की तरफ चला गया। अब ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया है। अब प्राइस में रिलेटिव चेंज करना है। रिलेटिव चेंज का मतलब एक गुड्स को महंगा और दूसरे गुड्स को सस्ता बनाना है।
अब जो स्लेस्की अप्रोच है, स्लेस्की अप्रोच भी वही कहता है, इसको कॉस्ट डिफरेंस बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं कंपनसेशन वेरिएंस को बोलते हैं कॉस्ट डिफरेंस। कॉस्ट डिफरेंस यानी इतनी कमी की जाए कि कंज्यूमर पुराने इंडिफरेंस करके इसी कॉम्बिनेशन को बाय कर सके। देखिए ये दोनों में डिफरेंस आया, यहां पे इसने इंटरसेक्ट नहीं किया इस पॉइंट को, लेकिन यहां पे ये इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। ये मान लीजिए हमारा IC1 है पुराना वाला, अब एक नया IC वो बना लेगा जिसको हम बोल देंगे IC3, और इस पे पॉइंट आ जाएगा B, यानी कि A से लेके C, यानी कि यही वाला भी हमारा कंपनसेशन वेरिएंस की वजह से ये वाला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, दोनों डायग्राम एक साथ रख के, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ मैं हिक्स का मेथड लेके चल रहा हूँ, यहाँ मैं स्लेस्की का मेथड लेके चल रहा हूँ, दोनों के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो जाए। ये मान लीजिए हमारी लाइन है, सबसे पहली लाइन ये वाली है, सेम लाइन ये वाली है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लिया हमने, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके बाद ये देखिए, ये मान लीजिए, चलिए ये इसी वाले पेन से लेते हैं, ये मान लीजिए पॉइंट है हमारा, हम इंडिफरेंस कर्व नहीं बना रहे, आप बाद में बना लेंगे। ये पॉइंट है हमारा, प्राइस में कमी होती है दोनों ही केसेस में, और ये पॉइंट B आ जाएगा, दोनों ही केसेस में सेम चीज आएगी। ठीक है जी। स्लेस्की कहता है, सॉरी हिक्स कहता है कि कंज्यूमर की इनकम को इस तरीके से घटाया जाए कि कंज्यूमर जो है वो पुरानी कंडीशन में वापस आ जाए, यानी कि पुराने इंडिफरेंस कर पे वापस आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ वेरिएंस करेंगे और एक बिल्कुल पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन ऐसे करके खींच देंगे, और इस पॉइंट पे हम बोल देंगे C। इसमें क्या करेंगे, सेम लाइन खींचेंगे, लेकिन ये इस बार इसको इंटरसेक्ट करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, और इसको बोलेंगे C। ये एक्स का अप्रोच है, ये स्लेस्की का अप्रोच है, इसको कॉस्ट डिफरेंस बोलते हैं, कॉस्ट डिफरेंस। यानी कंज्यूमर की इनकम को दोनों घटाने की बात करते हैं अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पता करना हो, लेकिन दोनों के तरीके में अंतर है। इस केस में हम एक ही इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे जो दोनों को जोड़ेगा, और ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इस केस में A पर इंडिफरेंस कर्व अलग बनेगा और C पे अलग बनेगा, और यहां पे भी जो मूवमेंट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाएगा। तो बच्चों ये बेसिक डिफरेंस है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। यहाँ पे हमने नोट्स भी दिए हुए हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो। बेसिकली सारी बातें वही बातें जो हैं, जो हमने आपको बताई हैं, वही सब बातें हैं। हिक्स का ये वाला, ठीक है, हिक्स का ये वाला बताया हुआ है, और स्लेस्की का ये वाला बताया हुआ है। तो आप नोट्स तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल से। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप बच्चों को समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप डिमांड कर्व डेरिवेट कर सकते हो फ्रॉम प्राइस कंजम्पशन कर्व, या आप इसे प्राइस इफेक्ट भी कह सकते हो। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बच्चों के लिए रहेगा। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे कोर्सेज में काम आने वाला है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम UGC नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, स्टेट PCS और UPSC का भी, PGD इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, M इकोनॉमिक्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होते हैं, गेट का एग्जाम जो होता है, जैम का जो एग्जाम होता है, तमाम तरीके के इकोनॉमिक्स के कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं। लगभग 200 से भी अधिक कोर्सेज हैं जो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग सब कुछ आपको अवेलेबल होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों अब हम बात करें कि किस तरीके से आप डिमांड कर्व को डेरिवेट कर सकते हो फ्रॉम दी PCC। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये नोट्स भी हैं, ये आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टडी मटेरियल ऑप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी वहाँ से कर सकते हो। तो बात करते हैं बच्चों प्राइस इफेक्ट की। प्राइस इफेक्ट क्या है? प्राइस इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट जो है वो डिफरेंट केसेस में हम बात करेंगे। देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। हम ये मान लेते हैं कि जो प्राइस है कमोडिटी का, हम ये सिंपल मान लेते हैं, मान लीजिए प्राइस है ऑफ X वो 20 रुपीज़ है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, 20 है, ₹20। और इसी तरीके से हम ये मान लेते हैं कि जो प्राइस है ऑफ Y का वो ₹10 है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इनकम है कंज्यूमर की वो है ₹100। तो
तो एक बार मैं आपको बजट लाइन बना देता हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये देखिए, यहां पे मैं लिख लेता हूं एक्स गुड्स, यहां मैं लिख लेता हूं वाई गुड्स, यहां पे हम लिख लेते हैं ओ एक्स वाई। ये हमारी इनिशियल बजट लाइन है जिसको कि हम एल एम बोल देते हैं। ये डिनोट ये कर रहा है कि कंज्यूमर जो है वो 20 रुपए के हिसाब से एक्स की मैक्सिमम 5 गुड्स बाय कर सकता है और वाई की मैक्सिमम 10 गुड्स बाय कर सकता है। अब मान लीजिए कि जो प्राइस ऑफ एक्स है वो फॉल करता है, यानी कि एक प्राइस इफेक्ट बता रहे हैं ना हम, तो प्राइस जो है ऑफ एक्स वो फॉल कर गया, फॉल्स फ्रॉम ₹20 to 10। अब सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। इससे पहले ही हम ये मान लेते हैं कि सपोज करो ये कि मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, इसको हम नाम दे देते हैं ए IC1। और इस केस में हम ये मान रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो एक्स की 3 कमोडिटी यूज कर रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि ज़्यादा कम भी आप ले सकते हो, आप इसको x0 भी बोल सकते हो आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो। और इसकी वो y0 कर रहा है, सिंपल तरीके से मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि इसके बाद कंज्यूमर का जो प्राइस ऑफ x का वो फॉल करके 20 से 10 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो बजट लाइन है, ये बजट लाइन आगे की तरफ मूव कर जाएगी, यानी कि अब यहाँ पे रहने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये मूव करके आगे की तरफ इस तरीके से चली जाएगी। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पे तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जैसे ही प्राइस चेंज हो गया कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा गुड्स बाय करने की कोशिश करेगा। अब कंज्यूमर मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ले लिया, इसको हम नाम दे देते हैं बी, यानी कि कंज्यूमर हम मान लेते हैं कि 7x यूज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब प्राइस और क्वांटिटी की बात करें तो प्राइस जब 20 रुपीज़ था एक्स का तो वो 3 यूनिट यूज़ कर रहा था, और जब प्राइस 10 रुपये हो गया तो उसने 7 यूनिट बाय करना शुरू कर दिया। अब जरूरी नहीं है वो 7 ही बाय करे, वो 6 भी बाय कर सकता है, वो 4 भी बाय कर सकता है, वो 7, लेकिन हमने मान लिया कि वो 7 बाय कर रहा है। अगर हम इस लाइन को जोड़ दें, इस लाइन को जोड़ दें, ए और बी को जोड़ दें, तो इसको बोलते हैं PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व, यानी कि प्राइस कंजम्पशन कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट विच चेंज ड्यू टू चेंज इन दी प्राइस, यानी कि कंज्यूमर की प्राइस में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो चेंज होता है उसी को आप बोलते हो PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो यहां पे देखिए हमने आपको PCC डेरिवेट कर दिया, और ये केस नॉर्मल गुड्स के केस है, नॉर्मल गुड्स का केस है, नॉर्मल गुड्स का। अगर इंफीरियर गुड्स का केस क्या होता तो हम आपको बताएंगे। देखिए 3 तरह की गुड्स होती है, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स। मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, देखिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, याद रखिएगा कि गुड्स होती है नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स, एक होती है इंफीरियर, इंफीरियर गुड्स, और एक होती है हमारी गिवन गुड्स। तो इन दोनों ही केसेस में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब दोनों ही केसेस में अगर प्राइस फॉल करता है तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ेगी। इसीलिए गिवन इंफीरियर गुड्स का डायग्राम आपको डिफरेंट बुक में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का एक जैसा ही इफेक्ट होता है, इसलिए अलग अलग बुक्स में इसको 2 बार डायग्राम नहीं बनाया गया, रिपीटेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब सेम डायग्राम नॉर्मल गुड्स का भी बना सकते हो, सेम डायग्राम इंफीरियर गुड्स का भी बना सकते हो, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी है, लेकिन कुछ नहीं। इस केस में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि प्राइस के बढ़ने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो आप देखोगे कि वो भी बढ़ेगी, और प्राइस के गिरने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो गिरेगी। ऐसा होता है गिवन गुड्स के केस में। गिवन गुड्स के केस में ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, डिटेल में समझाएंगे, जिसमें हम सेपरेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर प्राइस गिरता है नॉर्मल गुड्स के केस में तो क्वांटिटी बढ़ेगी, और गिवन गुड्स के केस में अगर प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी गिर जाएगी। तो मैं अभी पहले नॉर्मल गुड्स का केस ही आपको पूरा समझा रहा था।
अब मान लीजिए हम एक और डायग्राम बना लेते हैं जो कि डिमांड कर्व को डेरिवेट करने के लिए बनाया गया है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि आपको 3 यूनिट हम यूज़ करेंगे। जब प्राइस कितना है, प्राइस इज 20 ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स। अगर प्राइस जो है 7 कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे बच्चों 7 यूज़ कर रहा है, जब प्राइस गिरकर 10 हो गया, इसका मतलब डिमांड कर्व इस तरीके का बनेगा। यहां पे मैं ए लिख लेता हूं पॉइंट, यहां मैं बी लिख लेता हूं। अगर आप दोनों पॉइंटों को जोड़ दोगे तो ये हमारा डिमांड कर्व बन गया, डिमांड कर्व हो गया। तो सिंपल समझने वाली बात यह है कि नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है। इसका मतलब कि जैसे ही एक्स गुड्स का प्राइस फॉल किया, जो क्वांटिटी ऑफ एक्स है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब डिमांड कर्व जो है वो बनेगा हमारा डाउनवर्ड। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यही सब बातें हमने आपको यहां पे भी समझाई हुई हैं, नोट्स में भी यही सब बातें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। अब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स के केस में। देखिए इंफीरियर गुड्स के केस में मैं किस तरीके का डायग्राम बनेगा, मैं आपको इंफीरियर गुड्स का केस ही बता देता हूं। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बच्चों, सॉरी गिवन गुड्स के केस में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो गिवन गुड्स होती हैं उसका जो प्राइस इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो क्वांटिटी जब प्राइस जब 20 रुपये था एक्स का, तो वो 3 खरीद रहा था, और जब प्राइस 10 हो गया तो वो केवल 2 ही खरीदेगा। बेसिकली आपको ये याद रखना है। इसका मतलब प्राइस इफेक्ट, प्राइस के गिरने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो गिर गई। बेसिकली गिवन गुड्स के केस में इसी तरीके की बातें आपको याद रखनी है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूं डायग्राम भी। यहां पे लिख लेते हैं गुड्स एक्स, यहां पे लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स, या गुड्स एक्स भी लिख सकते हो। यहां पर गुड्स वाई है, यहां पे प्राइस ऑफ एक्स है, ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई, सॉरी ओ एक्स वाई ये है, ओके वाई एक्सेस। अब इनिशियल मान लीजिए, हाँ ये हमारी बजट लाइन है जिसपे कंज्यूमर मान लीजिए इसको हम एल एम बोल देते हैं, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मान लीजिए ये वाला है, इसको क्या हम ए बोल देते हैं। इसका मतलब कंज्यूमर 3 यूनिट यूज कर रहा है, तो ये हम यहां पे ले लेते हैं बच्चों, कंज्यूमर 3 यूनिट यूज कर रहा है जब प्राइस उसका 20 है। जब प्राइस 10 हो जाता है, यानी कि प्राइस जब गिरकर 10 हो जाता है, तो ये जो लाइन है ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी। आप बच्चों को पता ही होगा ये बात तो। लेकिन इस केस में कंज्यूमर क्योंकि कम गुड्स यूज करेगा, इसीलिए आपका अगला जो इंडिफरेंस कर्व आएगा वो यहां पर आएगा, IC2, जिसको कि हम बी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अब पहले से कम गुड्स यूज कर रहा है, जो कि 2 गुड्स यूज कर रहा है। इसका मतलब जब प्राइस 10 हो गया तो कंज्यूमर 2 गुड्स का यूज कर रहा है। इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। अगर आप दोनों इंडिफरेंस कर्व को जोड़ दोगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट के दोनों इंडिफरेंस कर्व को जोड़ दोगे, ऐसे जोड़ दो आप एक सीधी लाइन से, तो ये कहलाती है PCC, प्राइस कंजम्पशन कर्व। और अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये कहलाएगा डिमांड कर्व। तो बच्चों यही सारी बातें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, यानी कि यही सारी बातें हमने नोट्स के थ्रू भी आप बच्चों को बताई हुई हैं, और यही सारी बातें हमने आपको समझाने की भी कोशिश की है कि किस तरीके से हमारा नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड कर्व डेरिवेट होता है। प्राइस इफेक्ट क्या है वो भी हमने आपको समझाया। प्राइस इफेक्ट का मतलब है प्राइस के गिरने से क्वांटिटी डिमांड पर जो असर पड़ा उसे प्राइस इफेक्ट कहते हैं। PCC क्या होता है, प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या होता है, कि प्राइस के गिरने से जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे असर पड़ा, उन सभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप जोड़ दोगे तो वो PCC कहलाएगा। और PCC से किस तरीके से डिमांड कर्व डेरिवेट होता है वो भी हमने आपको समझाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। PCC का जो स्लोप है
वो डिटरमाइन करता है कि किसी गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पीसीसी का और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच का जो रिलेशन है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप बताइएगा और नहीं अच्छी लगे तो भी बता दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। रिलेशन क्या है ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, हम डायग्राम नहीं बना रहे, इंडिफरेंस कर्व का ड्रॉ नहीं कर रहे। बस आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और प्राइस गिरने से ये जो लाइन है इधर आ गई, LM से LM1 हो गई। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए, मैं एक एंगल बना रहा हूं, इस तरीके का एंगल 90 डिग्री एंगल बना दिया, आप भी बना लीजिएगा। और इसमें आप ध्यान से समझिएगा, अगर देखिए अगर कोई भी लाइन यहां से नीचे आती है, यहां से नीचे आती है, इस जगह आती है, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, यानी कि जो आपने एंगल बनाया है सीधा राइट एंगल, उसके इस तरफ आती है तो वो नॉर्मल गुड्स कहलाएगी। ये आप याद रखिएगा बच्चों। और वही गुड्स इंफीरियर भी हो सकती है, यानी कि गुड्स इंफीरियर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है, अगर इस रेडियस के अंदर आती है। और अगर कहीं इस रेडियस में आती है, इस रेडियस में, तो इस रेडियस में इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड्स है ये आएगी गिफिंग गुड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, गिफिंग गुड्स कब कहलाएगी। लेकिन जब हम इलास्टिसिटी दिखाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाते हैं, तो आपको इस रेडियस का यूज करना है, यहां से शुरू करके और इस वाले रेडियस तक ही आपको यूज करना है। ओके बच्चों, तो आप याद रखिएगा किस रेडियस का यूज करना है, यानी कि आपको नॉर्मल गुड्स के केस बताने हैं। अब नॉर्मल गुड्स में हालांकि 5 केस होते हैं, लेकिन हम अपने डायग्राम के थ्रू 3 ही केस आपको दिखाएंगे। और आप याद रखिएगा, देखिए रेडियस तो मैंने आपको बता दिया है, यहां पे देखिए आप याद रखिएगा, अगर डायग्राम इस वाली लाइन के ऊपर आता है, और इस लाइन, ये लाइन आता है, देखिए ये लाइन है, इसके बीच में कहीं आता है, तो जो ED होगी इट विल बी लेस देन 1। इसके बीच में अगर यहां पे आता है तो ED जो होगी वो इक्वल टू 1 होगी, और अगर नीचे आता है तो ED जो होगी वो मोर देन 1 होगी। बस आप यही याद रखिएगा। अगर इस वाले पॉइंट पे लोगे तो ED जो होगी वो इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, इंफिनिटी का पॉइंट इसमें कहीं पे भी नहीं बना सकते आप, लेकिन बेसिकली आपको याद रखना है कि आप इन तीनों को ही डायग्राम के थ्रू दिखाते हो, इसको भी डायग्राम से नहीं दिखाते। आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, कंसेप्ट आपको याद रखना है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, बाकी का डायग्राम तो मैं आपको समझा ही दूंगा। देखिए, ये मान लीजिए हमारी प्राइस लाइन है, मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं A। अगर डायग्राम यहां पे आया है, यानी कि B यहां पे आया है, तो इसका मतलब है ED जो है वो इक्वल टू 0 है, यानी कि प्राइस गिरने से डिमांड में किसी तरीके का चेंज नहीं होगा। यहां पे आ रहा है इस पॉइंट पे B, तो ED जो है वो इक्वल टू 1 है। इसके बीच में कहीं भी आ रहा है तो ED जो है वो लेस देन 1 है, और यहां पे भी आ रहा है तो ED जो है वो मोर देन 1 है। बस आपको ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है, यही पूरा का पूरा कंसेप्ट है बच्चों, बाकी का कुछ और है ही नहीं। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा के दिखा देता हूं, जो कि यहां पे बनाया हुआ है। द स्लोप ऑफ PPC डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए 3 केसेस हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहला केस हम ले लेते हैं ED मोर देन 1, दूसरा का हम केस ले लेते हैं ED इक्वल टू 1 का, और तीसरा हम केस ले लेते हैं ED लेस देन 1 का। ठीक है, अब सबसे पहले केस में हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी X गुड्स है, ये हमारी Y गुड्स है, यहां पे हमारा X गुड्स है, यहां पे हमारा प्राइस है।
तीनों ही डायग्राम में सेम तरीके का डायग्राम बनेगा, इसलिए आप बना लीजिएगा। सेम तरीके का डायग्राम बनेगा बच्चों, ठीक है जी। यहां मैं भी लिख लेता हूं एक्स गुड्स, वाई गुड्स, एक्स गुड्स, वाई गुड्स, एक्स गुड्स की क्वांटिटी, प्राइस, एक्स गुड्स, प्राइस, ओ एक्स वाई, 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 ओ एक्स और वाई। हम तीनों केसेस में एक जैसा डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा प्राइस लाइन है जिसपे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा 1। इसका मतलब कंज्यूमर जो है वो QX क्वांटिटी बाय कर रहा है एट द प्राइस ऑफ PX। सेम तरीके की बात यहां पे बोलेंगे बच्चों। यानी कि वो QX क्वांटिटी बाय कर रहा है, या Q0 लिख लेते हैं, Q0 क्वांटिटी बाय कर रहा है एट प्राइस P0। इसी तरीके से यहां पे भी दिखा देते हैं सेम चीज कि कंज्यूमर जो है वो ये A है, यानी कि कंज्यूमर जो है वो Q0 क्वांटिटी बाय कर रहा है एट द प्राइस P0। ओके, अब मान लेते हैं कि तीनों ही केसेस में प्राइस में फॉल होता है, तीनों ही केसेस में। तो ये जो लाइन है ये ऊपर के आगे की तरफ चली जाएगी। कोई अंतर नहीं आ रहा है बच्चों अभी तक, इसमें अंतर अब शुरू होता है। अब जैसा कि हमने बताया ED मोर देन 1 है, इसका मतलब आपको B पॉइंट यहां रखना है इस एंगल से, जैसा कि मैंने आपको बताया एंगल से नीचे इक्वल टू 1 में बिल्कुल यहां रखना है, और मोर देन 1 में, लेस देन 1 में आपको यहां पे रखना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब आप इस पॉइंट पे रखते हो तो प्राइस के फॉल करने से जो डिमांड है उसमें ज़्यादा चीज़ देखने को मिलेगा। तो जो डिमांड कर्व है इट विल बी मोर फ्लैटर, यानी कि इस केस में जो ED है वो मोर देन 1 कहलाएगी। इस केस में क्योंकि प्राइस, ये जो स्लोप है दोनों का बराबर बराबर रहेगा, यानी कि इस केस में जो ED होगी इट विल बी इक्वल टू 1। ये हमारा है IC1, ये है हमारा IC2, ये हमारा है IC1, ये है IC2। और इस वाले केस में हम क्या करेंगे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी क्वांटिटी है वो बहुत कम बढ़ेगी। तो जो डिमांड कर्व होगा इट विल बी स्टीपर, यानी कि ये ED लेस देन 1 का केस हो गया। तो इस तरीके से बच्चों डिफरेंट इलास्टिसिटी केस में आप डिफरेंट डायग्राम के थ्रू अपने आंसर को बता सकते हो बच्चों। यही पूरा का पूरा कंसेप्ट है। बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि व्हेन द PCC इज अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व इज इनइलास्टिक। अब देखिए PCC अपवर्ड स्लोपिंग किस तरीके से, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। बैकवर्ड स्लोपिंग नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग है ये PCC। तो जब PCC अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो डिमांड कर्व जो होगी वो लेस इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। व्हेन PCC इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी रेखा में, ऐसा PCC होगा तो डायग्राम बिल्कुल इस तरीके का बनेगा। और अगर PCC इस तरीके का होगा, इस तरीके का डाउनवर्ड, तो जो इलास्टिसिटी होगी इट विल बी लेस देन 1। तो बच्चों यही पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो आपको याद करना है, जो आपको लर्न करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।